नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लॉकडाउन के दौरान सुबह 11 बजे तक दी गई ढिलाई का श्रीगंगानगर में लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं। सड़कों पर यातायात का काफी दबाव दिख रहा है। वहीं गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता है। पुलिस कार्रवाई के साथ साथ लोगों को समझा भी रही है। सुखाड़िया सर्किल का जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में 24 मई से चलाए जा रहे त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के हृदय स्थल सुखाड़िया चौक पर मौजूद है। वहाँ का यदि हम आपको नज़ारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुखाड़िया सर्किल पर जो लोगों की आवाज़ आई है, जो यातायात का दबाव है वो लगातार बना हुआ है। आप ये देखिए, ये केवल यहाँ के यातायात की बानगी आप देखिए एक बार कि किस हद तक सवेरे के 9 बजे के आसपास का वक्त है और आप ट्रैफिक देखिए, ये देखिए आप किस हद तक यहाँ तक कि टेम्पो, कार, टू व्हीलर्स, हालांकि अति आवश्यक सेवाओं के साथ साथ जो जेन्युइन रीज़न है उन सभी को निकलने की घर से छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि शायद जो ढिलाई है उस ढिलाई का कहीं ना कहीं कोई मिसयूज़ हो रहा है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए ट्रैफिक थाने के हेड कांस्टेबल साहब, हम इन्हीं से बात करते हैं। बॉस, कैसा लोगों का फीडबैक आ रहा है और किस तरह से लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? सर, लोग हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। कुछ एक को छोड़कर तो ऐसा देखने में मिलता है कि लोग इसका विरोध भी करते हैं। जिन लोगों का मास्क का जुर्माना 1000 रुपये हो गया है और वो लोग मतलब इसके लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जुर्माना है, और समझाइश से लोगों का सहयोग मिल रहा है। लोग हमारी सेवा भी करते हैं, यहाँ पर चाय पानी के लिए पूछते हैं। और कोरोना काल में अभी देखने में आया जो कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या घटी है, इसका विशेष कारण यही है हमारे एसपी साहब द्वारा जो सख्ती अधिकारियों द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा जो सख्ती बरती गई है, ये सब उसी का परिणाम है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो यातायात का दबाव है हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो यातायात का दबाव है, लोग बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इधर आइए। जी, इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बहाने बनाते हैं ये लोग ज़्यादातर बहाने बनाते बीमारी का। कोई लोग बाहर निकलने के लिए किसी न किसी चीज़ का बहाना चाहिए कि हमारे को रिश्तेदार बीमार है और पर्ची लेके आते हैं, हमें दवाई लेने जाना है। ज़्यादातर तो ये गलत है कि लोगों को दोबारा मैं अनुरोध करूँगा सभी जनता से कि इस महामारी से बचने के लिए अनावश्यक रूप से छोटे छोटे कार्य के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। और निश्चित रूप से न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अनावश्यक वो घर से बाहर ना निकलें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इधर लॉकडाउन के बाद कोटा में भी कोरोना को लेकर राहत है। पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार कमी है, हालांकि ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में भी गाइडलाइंस का पालन करवाने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन की सख्ती का असर कोटा में लगातार नजर आ रहा है और पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी भी दर्ज की जा रही है, लेकिन कई बार इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। ये कोटा का सीआईडी चौराहा है और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में वाहन जो है घरों से लोग लेकर के घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुपहिया वाहनों पर भी लोग मौजूद हैं, इसके साथ साथ 4 पहिया वाहन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। पुलिस जो है वो लगातार समझाइश कर रही है, लोगों के चालान भी बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन की जो पालना करनी है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग उसकी लापरवाही बरतते नज़र आ रहे हैं। पुलिस जो है तमाम चेक पॉइंट्स पर मौजूद है। पुलिस के लिए एक चुनौती और हो गई है भीषण गर्मी। पारा क्योंकि लगातार 40 के पार अब जाने लगा है, ऐसे में भीषण गर्मी में पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का भी कहर है, इसके साथ साथ लॉकडाउन की भी पालना करवानी है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ जो तैनात हैं ड्यूटी पर। जाओ सर, गर्मी भी है और लॉकडाउन की पालना भी करवानी है, अब गर्मी से भी चुनौती मिल रही है पुलिस को। हाँ, गर्मी तो है, पर चूँकि कोरोना की महामारी है, बीमारी फैल रही है, तो पब्लिक की थोड़ी रक्षा के लिए हमें थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ेगी और ये आमजन को मतलब सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसीलिए हम ये ड्यूटी कर रहे हैं और इनको रोका टोकी भी कर रहे हैं, थोड़ी सख्ती भी कर रहे हैं, घर में रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। कुछ मान भी जाते हैं, कुछ थोड़ा गर्मी में बोलते हैं कि भाई आपकी शिकायत करेंगे, पर जैसा भी हो हमें इनको अंदर रखना है। और इनके जो नहीं मानते उनके चालान भी काटते हैं, थोड़ी समझाइश भी करते हैं। गरीब आदमी हो तो उनको मास्क भी जो हमें नगर निगम की तरफ से मिले हुए वो दे देते हैं। तो इस प्रकार इनकी हर तरह से
सुरक्षा रखने की वो थोड़ी निभा रहे हैं ड्यूटी। तो पुलिस जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात है, समझाइश भी की जाती है, जो बिना मास्क के नज़र आता है उसको मास्क भी दिया जाता है, लेकिन आम जन से यही लगातार अपील की जा रही है, सरकार की ओर से की जा रही है, प्रशासन की ओर से की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि गाइडलाइन की पालना करें। सरकार द्वारा जो कोरोना के खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं, कोरोना को रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन में पुलिस पूरी तरह सतर्क है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जैसलमेर में बेवजह घूम रहे लोगों के प्रति पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। हर गली चौक चौराहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है भरतपुर से। सरे राह डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर गोली मारकर इनका मर्डर कर दिया गया। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की बदमाशों ने हत्या कर दी है। कई दिनों से डॉक्टर दंपति को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। बस स्टैंड के पास सर्कुलर रोड पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें मौका वारदात की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई गंभीर सवाल हैं। अगर डॉक्टर दंपति को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी और उन्होंने अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या? क्या उस धमकी को हल्के में लिया गया, जिसका खामियाजा आज दंपति को जान गंवाकर चुकानी पड़ी? ये बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और पत्नी डॉक्टर सीमा को बदमाशों ने बीच सड़क पर सरेआम गोली मारकर मार डाला। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या जानकारी है? ये स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर दंपति है एक अपना निजी अस्पताल चलाते थे काली बगीची पर। इनका श्रीराम अस्पताल के नाम से श्रीराम अस्पताल था। ये अपने अस्पताल से निकल करके और जा रहे थे, तो जैसे ही ये सर्कुलर रोड पर हीराराज की तरफ चले तो अज्ञात बदमाशों ने, बाइक सवार बदमाश थे, दोनों ही पति पत्नी को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। अटलवन थाना पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है और जो पुलिस अधीक्षक है वो भी घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंच करके जायजा लिया जा रहा है। हालांकि जो डॉक्टर दंपति हैं उनको कई दिनों से जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी, लेकिन अब आगे का ये जांच का विषय है कि इसमें क्या आगे अगर जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो क्या उन्होंने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, और अगर किया तो फिर पुलिस ने तब एक्शन क्या लिया? ये मामला है, उन्होंने अभी पुलिस के संज्ञान में नहीं डाला था कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन ये लोगों में चर्चा का विषय है कि उनको जब जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को ये सूचना नहीं दी। हालांकि ये जो डॉक्टर है सुदीप गुप्ता, ये हमेशा से चर्चाओं में रहे। पहले भी जो एक मामला इनके सामने आया था, एक इनकी जो प्रेमिका थी वो कमरे में बंद करके बच्चे को लेकर के मौत का एक मामला इनका सामने आया, तो ये चर्चाओं में थे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब इनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो इन्होंने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया, पुलिस को क्यों नहीं बताया? नहीं, लेकिन दीपक आप सोचिए, लॉकडाउन के दौरान बदमाश बंदूकें लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं पकड़ में नहीं आते हैं। इसके अलावा यह भी समझ पाना मुश्किल कि उनकी शक्लें क्या थी, क्योंकि अगर आसपास सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिले तो फिर पुलिस तो हाथ मलती रह जाएगी। बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरतपुर में जो है वो पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं हो रही है। आए दिन बदमाश हैं जो लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, और ये ऐसे सांसद पर भी रात को हमला हुआ है और उस मामले की पूरी जांच भी नहीं हो पाई जब तक ये एक नया मामला सामने आ गया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक है वो भी इस मामले को गंभीर ले रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस अधीक्षक घटना का पूरा जायजा ले रहे हैं और घटना के बारे में तुरंत ही चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई है और जो आरोपी है उनको सीसीटीवी फुटेज भी आसपास से खंगाले जा रहे हैं। और तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस अधीक्षक ने सभी सीओ, एसएचओ, सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया कि चारों तरफ नाकाबंदी कराई जाए। जो आरोपी है वो कहीं ना शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए, तुरंत ही उनको शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नाकाबंदी करवाई गई है और जैसा कि होता है सांप निकलने के बाद लाठी पीटती पुलिस यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि कई गंभीर सवालों का सामना
भरतपुर में कानून व्यवस्था को करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर बदमाश कैसे बंदूक लेकर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बेखौफ बेहिचक, कहीं पकड़े भी नहीं जा रहे हैं और इस तरह की वारदातों को एक के बाद एक अंजाम देते जा रहे हैं। ये वो सवाल है। इसके अलावा बदमाशों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था के लिए, और साथ ही यह भी पता लगाना कि आखिर क्या कारण है जो इस मर्डर के वारदात को अंजाम दिया गया। और अब बात करते हैं राष्ट्र नायक वीर सावरकर की, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यक्ति विचार कहते थे। सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार। उन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। सर पर चढ़कर बोल रहा है, महापुरुषों की कोई ज्यादा दिन तक उपेक्षा नहीं कर सकता। हर साल जब 28 मई आती है, देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें याद करता है। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त को नमन किया है। सीएम योगी ने भी उनके योगदान को याद किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। देश उनकी 138वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी ने उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर वीर सावरकर को याद किया। सीएम ने लिखा, मां भारती के अमर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, महान क्रांतिकारी, ओजस्वी वक्ता, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्तंभ स्वतंत्र वीर सावरकर भारत की अखंडता, संस्कृति के प्रखर समर्थक और जातिवाद के धुर विरोधी थे। सावरकर जी ने अपने अविरल संघर्ष, ओजस्वी वाणी और कालजयी विचारों से जन जन को स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका संकल्प, साहस अद्भुत था। अमित शाह अपने दूसरे ट्वीट में जिक्र करते हैं, कालापानी की सजा में अंग्रेजों की असंख्य क्रूर यातनाएं भी वीर सावरकर जी के भारत की स्वाधीनता के संकल्प को डिगा नहीं पाई। मातृभूमि के लिए उनका जीवन, तपस्या, त्याग व समर्पण देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। आजादी के ऐसे महानायक वीर सावरकर की जयंती पर उनके चरणों में नमन। तो वहीं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, अपने ट्वीट में सावरकर को भारत रत्न बताया है। करोड़ों लोग वीर सावरकर का जिक्र अपने शब्द, अपने भाव में कर रहे हैं। उनके त्याग और बलिदान को याद कर रहे हैं। सावरकर शुरुआत से ही क्रांतिकारी थे। नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में अंग्रेजों ने 1911 में सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई थी। साल 2018 में पीएम मोदी उसी सेल्युलर जेल में गए थे जहां पर अंग्रेजों ने वीर सावरकर को रखा था। जेल परिसर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित किया था और फिर उस कोठरी में गए जहां हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को रखा गया था। पीएम मोदी उस कोठरी में दाखिल होते ही
वहां की एक एक तस्वीर को निहारते नजर आए, फिर जमीन पर बैठ गए। पीएम मोदी कुछ देर तक हाथ जोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की तस्वीर के सामने बैठे रहे। सेलुलर जेल से निकलते वक्त पीएम मोदी ने उनके सामने माथा टेका। उस वक्त पीएम मोदी का मन भक्ति भाव से भर गया था। सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वो लोग न जाने किस मिट्टी के बने थे, जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। 1896 से 1906 के बीच बनी सेलुलर जेल को काला पानी के तौर पर भी जाना जाता है। इस जेल में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फजल हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त और सचिंद्र नाथ सान्याल समेत कई नेताओं को रखा गया था। ये जेल आज भी वीर सावरकर के साथ हुई यातनाओं की कहानी सुनाता है। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं, ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। वीर सावरकर ने न सिर्फ देश के लिए त्याग किया था, बल्कि देश में हुए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी सहेज कर रखा था। भारत की आजादी का पहला बड़ा आंदोलन 1857 में हुआ था। इस आंदोलन को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर दर्ज करने का श्रेय भी विनायक दामोदर सावरकर को जाता है, जिन्होंने 1909 में एक किताब में 1857 की लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी है, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर, बाबा भान सिंह, महावीर सिंह, इंदुभूषण रॉय जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए किसी मंदिर से कम नहीं। वीर सावरकर को लेकर विपक्ष तंज कसता है। सावरकर की वीरता पर राजनीतिक रुख के कारण चंद लोग भले ही प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, लेकिन आधुनिक भारत के नजरिए और उसकी बनावट में उनके उस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जिसका जिक्र कभी किया नहीं गया, या फिर इतिहास की किताबों से वे पन्ने बड़े ही शातिराना अंदाज में गायब कर दिए गए। उन्नीस 1906 में सावरकर बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। इसके बाद 1909 में लंदन में गांधी और सावरकर के बीच एक मुलाकात हुई। गांधी जी ने इस मुलाकात के बारे में बहुत बाद में लिखा कि लंदन में मैं कई क्रांतिकारियों से मिला। इसमें मुझे दो भाइयों के विचारों ने बहुत प्रभावित किया। गांधी जी की यह टिप्पणी सावरकर बंधुओं के लिए थी। सावरकर के योगदान को कई लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, लेकिन वो किताबें आम जन के बीच ज्यादा नहीं पढ़ी गईं। ब्रिटिश भारतीय शास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई लिखते हैं कि जब नेहरू आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने तो यह समय उनके लिए आसान नहीं था। विश्व के बराबर भारत को खड़ा करने की चुनौती सबसे बड़ी थी। तो नेहरू ने इस चुनौती का सामना कैसे किया?
आश्चर्यजनक ढंग से इस सवाल का जवाब वीर सावरकर से ही मिलेगा। आजादी के बाद वाले भारत में पंडित नेहरू ने सावरकर का दिखाया रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी को भी परे रखते हुए यूरोपीय तौर तरीकों के साथ आधुनिक भारत का निर्माण किया। लेकिन इन सब को परे रखकर कुछ लोगों ने सावरकर के बारे में काला पानी की सजा से माफीनामा मसले को कुछ अधिक ही बुनाया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में वीर विनायक दामोदर सावरकर को कुछ इस तरह परिभाषित किया। सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिनगारी नहीं है, एक अंगार है, सीमित नहीं है, एक विस्तार है। मन, वचन और कर्म में जैसा तादात्म्य, जैसी एक रूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, वो अनूठी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम में न सिर्फ सावरकर के योगदानों का जिक्र किया, सावरकर के राज्य और राष्ट्र बीच में अंतर के विचार को रखा, बल्कि सावरकर होने का अर्थ भी समझाया। अटल जी ने एक लय में सावरकर के कई रूप का जिक्र किया। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।